नमस्कार। आज के हमारे व्याख्यान में हमारा जो विषय है वह है द थ्योरी ऑफ जस्टिस, यानी प्लेटो का न्याय का सिद्धांत। इससे पूर्व के व्याख्यान में हमने ये जानने की कोशिश की कि प्लेटो के द्वारा अपने न्याय सिद्धांत को दिए जाने से पहले उस समय के तत्कालीन जो न्याय के सिद्धांत या न्याय के संबंध में जो बातें प्रचलित थी उसका उन्होंने खंडन किया। जैसे कि हमने जाना कि न्याय के परंपरावादी, उग्रवादी और व्यवहारवादी, इन तीनों ही सिद्धांतों का प्लेटो के द्वारा बड़ी तार्किक ढंग से खंडन किया गया। तत्पश्चात उनके द्वारा अपना प्लेटो का यानी न्याय का सिद्धांत दिया गया। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब उन बातों का प्लेटो द्वारा खंडन किया गया तो प्लेटो फिर न्याय किसको मानता है, यानी प्लेटो के अनुसार सही जो न्याय है वो क्या है। तो यहाँ ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि न्याय के सिद्धांत को समझाने से पहले प्लेटो के द्वारा कुछ बातें कही गई और उन्हीं के आधार पर उसने अपने न्याय सिद्धांत की व्याख्या की। प्लेटो का जो ग्रंथ है रिपब्लिक, उसमें उसके न्याय सिद्धांत का जो विश्लेषण है मनोवैज्ञानिक दृष्टि से किया गया है। उनका मानना था कि प्रत्येक व्यक्ति अपने समाज का अधिकतम हित साधन कर सकता है, उसके लिए उपयोगी सिद्ध हो सकता है। और विशेषकर प्लेटो का जो न्याय सिद्धांत है वो ये मानता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्तव्य को पता करने और उसके पालन करने में अपना सब कुछ लगा देना चाहिए, जिसके माध्यम से वो पता कर सके कि उसकी आत्मा में दी बेस्ट क्या है। साथ ही प्लेटो कहता है कि एक व्यक्ति को जो दूसरे के द्वारा कार्य किए जा रहे हैं उसमें कभी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। जब हम सुकरात की बात करते हैं, चूँकि अधिकांशतः विचार प्लेटो के द्वारा सुकरात से ही लिए गए हैं, उससे उसने प्रेरणा ली है। तो सुकरात के अगर हम बात करें तो सुकरात कहता है कि न्याय प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में रहता है, यानी उसके हृदय में उसका वास है। यदि वह अपने कर्तव्य को सही ढंग से करता है तो उसका आचरण स्वयं ही उसकी न्यायप्रियता का परिचालक बन जाता है। प्लेटो ने भी न्याय की जो भावना है व्यक्ति की आंतरिक इच्छा की अभिव्यक्ति के रूप में उसे स्वीकार किया है। चूँकि सुकरात का उस पर प्रभाव है तो सुकरात ने भी न्याय के संबंध में जो बातें कही उसी से प्रेरणा लेते हुए प्लेटो ने भी न्याय को लगभग उसी रूप में स्वीकार किया है। उसका जो न्याय सिद्धांत है उसका महत्वपूर्ण आधार जो है वो ये है कि प्लेटो ने प्रत्येक व्यक्ति की आत्मा में 3 प्राकृतिक या नैसर्गिक प्रवृत्तियों का या गुणों का वास माना है। वो जो 3 गुण हैं वो हैं ज्ञान, साहस और भूख। ये 3 गुणों मानता है जिसके आधार पर कोई व्यक्ति अपना दी बेस्ट दे सकता है। और वो अपने न्याय सिद्धांत की स्थापना करने से पहले वो बताता है कि जो 3 गुण हैं ये प्रत्येक व्यक्ति में प्रत्येक गुण की प्रधानता हो ऐसा संभव नहीं है। उसका मानना है कि मनुष्य की आत्मा के जो तीनों तत्व हैं अपने अपने कार्य क्षेत्रों की सीमाओं में रहते हुए और अपने अपने कार्य संपादित करते रहते हैं, जो मानव व्यक्तित्व में एकता की स्थापना भी करते हैं। यदि इन तीनों तत्वों को किसी एक व्यक्ति की आत्मा में हम समन्वित कर दें तो वह व्यक्ति न्यायी बन जाएगा, लेकिन इनका समन्वय ज़रूरी है। और जैसे वो मानता है कि जिन लोगों में ज्ञान गुण की प्रधानता है वो शासन कार्य अच्छी तरीके से कर सकते हैं, जिन व्यक्तियों में भूख की या क्षुधा की प्रधानता है वे उत्पादन का कार्य अच्छी तरीके से कर सकते हैं। इसी प्रकार यदि वो मानता है कि दार्शनिक जो शासक है अपना कार्य सही ढंग से निष्पादित करे तो अन्य जो वर्ग हैं जैसे सैनिक वर्ग, उत्पादक वर्ग, ये लोग अपना अपना कार्य अच्छी तरीके से कर पाएंगे। हम ये मानते हैं कि अगर ऐसी स्थिति स्थापित होती है कि प्रत्येक व्यक्ति जिसमें जिस गुण की प्रधानता है वो कार्य वह व्यक्ति अपना कर्तव्य सही तरीके से करे तो ऐसी स्थिति में एक आदर्श राज्य की स्थापना हो सकती है। और आदर्श राज्य में कोई भी राज्य आदर्श तब होगा जब वहाँ न्याय की स्थापना होगी, यानी न्याय की स्थापना के माध्यम से ही वह अपने अन्य सिद्धांतों को बताता है। न्याय के इर्द गिर्द इसके अन्य सिद्धांत घूमते हैं। प्लेटो का मानना है कि जब उत्पादकों, शासकों, सैनिकों
ये तीनों वर्ग सुचारू रूप से अपना अपना कार्य करेंगे और एक दूसरे कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगे तो संपूर्ण समाज में न्याय की जो स्थापना है वो अच्छी तरीके से हो पाएगी। और जहाँ तक राज्य और व्यक्ति का संबंध है, प्लेटो राज्य को व्यक्ति का ही एक विस्तार मानता है। इसी कारण व्यक्तिगत न्याय और सामाजिक न्याय को दो भिन्न भिन्न स्थितियाँ नहीं मान करके वो एक ही स्थिति के दो स्तर मानता है। रिपब्लिक की अवधारणा के राज्य में इसी न्याय को ढूंढने का उसने प्रयत्न किया है। रिपब्लिक का जो सुकरात न्याय की प्रकृति और उसके निवास पर अंतिम विवेचन प्रस्तुत करता है, वो उस रिपब्लिक पुस्तक में सुकरात के पात्र के माध्यम से किया गया है। नगर राज्यों की सामाजिक और राजनीतिक बुराइयों को दूर करने के लिए न्याय एक प्रभावशाली साधन हो सकता है, ऐसा प्लेटो का भी मानना है और सुकरात का भी मानना है। उसके आदर्श राज्य को उसके न्याय सिद्धांत से पृथक नहीं किया जा सकता। यदि हम न्याय को और उसके आदर्श राज्य को पृथक करें तो ये संभव नहीं है, क्योंकि बिना न्याय की स्थापना के उसके आदर्श राज्य की स्थापना नहीं हो सकती है। प्लेटो का मानना है कि आदर्श राज्य में यह राज्य रूपी शरीर का आत्मा रूपी तत्व है। सामाजिक न्याय की चर्चा करते हुए प्लेटो ने ये बात लिखी है कि राज्य के अंतर्गत शासक, रक्षक और कृषक, ये तीनों ही वर्गों को अपने अपने कार्य बिना एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप करते हुए करने चाहिए, क्योंकि एक व्यक्ति एक समय पर एक ही कार्य ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकता है। ऐसा करने से नागरिकों की जो आवश्यकताएं हैं वो पूरी हो सकेंगी और राज्य आत्मनिर्भर बन पाएगा। और मानता है कि वर्ग वेद होते हुए भी उनमें विग्रह नहीं होगा और आपस में जो समरसता है वो बनी रहेगी। प्लेटो के इस न्याय सिद्धांत के सामाजिक स्वरूप में एक विचारक हुए हैं सेबाइन। उन्होंने कुछ इस तरीके से कहा है कि न्याय वो बंधन है जो मानव समाज को एकता के सूत्र में बांधता है। यह उन व्यक्तियों के पारस्परिक तालमेल का नाम है जिसमें से प्रत्येक ने अपनी अपनी शिक्षा दीक्षा और अपनी ट्रेनिंग के अनुसार अपने अपने कर्तव्यों को चुना है और वो उसकी अनुपालना भी करते हैं। और यह एक व्यक्तिगत सद्गुण और सामाजिक सद्गुण है, क्योंकि इसके द्वारा राज्य और उसके सदस्यों का समान रूप से हित साधन होता है। इसी प्रकार एक अन्य विचारक बार्कर हैं, उन्होंने भी अपने विचारों को इन शब्दों के माध्यम से लिखा है कि समाज में विभिन्न प्रकार के व्यक्ति होते हैं, जैसे शासक, सैनिक और उत्पादक, जो एक दूसरे की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक समाज में संगठित होकर तथा सर्वधर्म का पालन करते हुए समाज को एक ऐसी इकाई में रूप में निर्माण करते हैं जो अपने आप में पूर्ण है। और यह संपूर्ण मानव मानस की उपज है जिसमें उसी का प्रतिबिंब देखा जा सकता है। सामाजिक जीवन के इसी मूलभूत सिद्धांत को प्लेटो ने न्याय की संज्ञा दी है, ऐसा बार्कर का मानना है। उनके जो बातों का निचोड़ है वो बार्कर ने अपने शब्दों में स्पष्ट किया है। अब आगे अगर हम ये तो हैं न्याय सिद्धांत के प्रमुख आधार जिन पर न्याय सिद्धांत टिका हुआ है। इन्हीं कुछ बातों के आधार पर यदि हम प्लेटो के न्याय सिद्धांत की विशेषताओं को जानें, यानी क्या क्या प्रमुख विशेषताएं या करैक्टरिस्टिक्स न्याय सिद्धांत की हैं, तो हम सबसे पहले ये पाते हैं कि सबसे पहले तो प्लेटो का जो न्याय है वो बाहरी जगत यानी एक्सटर्नल जो जगत है उसकी वस्तु नहीं है, वो उसको एक आंतरिक स्थिति मानता है। नंबर एक, उसने चूँकि न्याय में का जो आधार है वो तीनों आत्मा के गुण दिए हैं और आत्मा के जो गुण हैं वो आंतरिक वस्तु हैं, न कि बाह्य। तो इस रूप में हम देखते हैं कि प्लेटो का जो न्याय है वह बाह्य जगत की वस्तु न होकर अपने आप में एक आंतरिक स्थिति है और वो किसी एक बाह्य शक्ति के द्वारा किसी पर आरोपित नहीं किया जा सकता। वह व्यक्ति की आत्मा की प्रतिध्वनि है जिसे आत्मा का एक विशेष समन्वयात्मक गुण माना जा सकता है। प्लेटो का जो न्याय सिद्धांत है उसकी दूसरी विशेषता के रूप में एक सबसे महत्वपूर्ण जो सिद्धांत है वो उसने दिया है अहस्तक्षेप का सिद्धांत। जैसा कि हमने अभी देखा कि अहस्तक्षेप यानी किसी के कार्य में हस्तक्षेप न करना। प्लेटो कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति की आत्मा में जिस गुण की प्रधानता है वो अपने कार्य में लगा हुआ है, तो उस व्यक्ति को चाहिए कि वह अपना कार्य अच्छे से करे और वह अपने कार्य अच्छे से तभी कर सकता है जबकि वो दूसरों के कार्य में हस्तक्षेप ना करे। क्योंकि जब एक व्यक्ति दूसरे कार्यों में हस्तक्षेप करता है तो कहीं ना कहीं दूसरे का कार्य प्रभावित होता है।
आदर्श राज्य में प्रत्येक वर्ग के कार्य निर्धारित है और सामाजिक न्याय प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षा करता है कि वो दूसरे सदस्यों के कार्य में हस्तक्षेप न करें, जिससे कि प्लेटो के इस न्याय सिद्धांत में हस्तक्षेप का सिद्धांत भी माना जाता है। ये सभी सिद्धांत आपस में जुड़े हुए हैं, जिसके माध्यम से न्याय की स्थापना अच्छे से हो सकती है। नंबर 3, प्लेटो का जो न्याय है वो कार्य विशेषीकरण का सिद्धांत भी है, क्योंकि प्लेटो ने माना कि व्यक्ति की आत्मा के 3 गुण, साहस, संयम और भूख, इसी के आधार पर समाज के 3 वर्ग, सैनिक, शासक और उत्पादक वर्ग। तो उसका निश्चित रूप से मानना है कि प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक कार्य अच्छे से नहीं कर सकता। जिसमें साहस गुण की प्रधानता है वह अच्छा सैनिक बन सकता है, जिसमें संयम गुण की प्रधानता है वह अच्छा शासक बन सकता है, जिसमें भूख की प्रधानता है वह अच्छा उत्पादक बन सकता है। तो कार्य विशेषीकरण से तात्पर्य है कि प्रत्येक व्यक्ति यह समझे और जाने और प्रयास करे कि उसकी आत्मा में किस गुण की प्रधानता है और वही कार्य वह करे। तो ऐसी स्थिति में कार्य का विशेषीकरण हो जाएगा और उसके परिणाम व्यक्ति के लिए भी और समाज के लिए भी काफ़ी अच्छे होंगे और उपयोगी होंगे। ऐसी स्थिति में जब प्रत्येक व्यक्ति अपने कार्य के विशेषीकरण के आधार पर अपना कार्य अच्छे से करे, दूसरे कार्यों में हस्तक्षेप न करे, तो एक आदर्श राज्य की स्थापना हो सकती है और उस आदर्श राज्य में न्याय की स्थापना हो सकती है, ऐसा प्लेटो का मानना है। इसी तरह प्लेटो के द्वारा आदर्श राज्य में न्याय की स्थापना के लिए दार्शनिक शासक की बात कही गई है कि एक दार्शनिक शासक द्वारा न्याय की स्थापना की जा सकती है, ऐसा उसको मानना है कि एक आदर्श राज्य होगा जहाँ दार्शनिक शासक होगा और वो दार्शनिक शासक ही न्याय की स्थापना कर सकता है, ऐसा उसका मानना है। योग्य शासन के लिए सैनिक और शासक वर्ग में संपत्ति और नारी के साम्यवाद की व्यवस्था है, जो कि निस्वार्थ समाज सेवा की परिस्थिति का निर्माण कर सकेंगे। लेकिन साथ ही साथ अपने न्याय सिद्धांत में वो बताता है कि न्याय की स्थापना हो सकती है दार्शनिक शासक के द्वारा, लेकिन दार्शनिक शासक को अपने इस कार्य के करने के लिए कहीं ना कहीं बलिदान करना होगा, और वो बलिदान होगा संपत्ति के और नारी के साम्यवाद के रूप में। यानी वो दार्शनिक शासक को अपनी संपत्ति और जो मोह है वो त्यागना पड़ेगा, जिसके माध्यम से वो अपने कार्य को अधिक अच्छी तरीके से कर पाए। नंबर 5 कि प्लेटो ने न्याय सिद्धांत में एक अन्य सिद्धांत और दिया है, वो है समाज के संबंध में उसका एकता का सिद्धांत। प्लेटो का मानना है कि सामाजिक न्याय अपने आप में एकता का सिद्धांत है, यानी कार्यों और गुणों के आधार पर इस विभाजित समाज के तीनों वर्ग भिन्न भिन्न होते हुए भी कहीं ना कहीं सामाजिक एकता के प्रतीक है। कई बार ऐसा मान लिया जाता है कि प्लेटो कहीं ना कहीं व्यक्तियों का उनके गुणों के आधार पर विभाजन कर रहा है, तो आलोचक ये मान लेते हैं कि उसके आधार पर समाज बंट जाएगा। लेकिन प्लेटो ये कहता है कि यह अपने आप में विभाजन नहीं है, अपितु एकीकरण है। इन व्यक्तियों और वर्गों में एकता और सामंजस्य स्थापित करना ही सामाजिक न्याय की स्थिति है, और ये आत्मा के गुण व्यक्तियों को दूर नहीं करेंगे बल्कि समाज में एकता की स्थापना कर पाएंगे, ऐसा प्लेटो का मानना है। आगे देखते हैं कि प्लेटो जो है वो व्यक्ति और समाज दोनों ही स्तर पर न्याय को उसकी प्राप्ति के लिए प्लेटो एक व्यवस्थित शिक्षा क्रम प्रस्तुत करता है, और उसकी वह चर्चा अपने आदर्श राज्य में करता है। वो मानता है कि ऐसी शिक्षा व्यवस्था के अभाव में आदर्श शासक और आदर्श राज्य की स्थापना संभव नहीं हो सकती। प्लेटो का जो राज्य है वो अपने आप में एक नैतिक इकाई है, और उसका जो न्याय सिद्धांत भी एक नैतिक मान्यता है जो कि कानूनी नहीं है। यहाँ हम देखते हैं कि व्यक्ति और समाज दोनों स्तर पर न्याय और गुण की संप्राप्ति के लिए प्लेटो सबसे पहले एक व्यवस्थित शिक्षा क्रम प्रस्तुत करता है, यानी उसके द्वारा दिया गया जो शिक्षा व्यवस्था है वो भी उसके न्याय सिद्धांत का ही हिस्सा है। दूसरी बात, प्लेटो का राज्य अपने आप में एक नैतिक इकाई है, वो राज्य को एक नैतिक इकाई के रूप में स्वीकार करता है, और उसके न्याय सिद्धांत का जो हम बात करते हैं उसका जो न्याय सिद्धांत है वो भी अपने आप में नैतिक मान्यता है, जो कि उस नैतिक इकाई पर लागू होती है। और इसका जो सारा कार्य है वो नैतिकता के इर्द गिर्द घूमता है, क्योंकि उसका जो कार्य है यानी प्लेटो की जो इच्छा है वो उस समय की बुराइयों का अंत कर एक नैतिक राज्य की स्थापना करना थी, कि जो बुराइयाँ जो अच्छाइयाँ उसमें लुप्त हो गई थी उनके स्थान पर दोबारा उनको स्थापित करना, यही तो प्लेटो की न्याय की मुख्य आधार था। अब हम देखते हैं कि न्याय जो है मानव जीवन की समग्रता को लेकर चलता है, यानी ऐसा नहीं है कि वो एकतावादी है या उसके अंदर केवल एक ही तत्व है। प्लेटो का मानना है कि प्लेटो मानव जीवन अपने आप में समग्रता को लेकर चलता है, और साथ ही वह व्यक्ति के व्यक्तित्व का गुण और समाज की सामंजस्यपूर्ण स्थिति का दूसरा नाम है।
यदि हम न्याय को देखें और शिक्षा को देखें तो उसका उद्देश्य केवल ये नहीं है कि व्यक्ति के व्यक्तिगत गुणों की पहचान करके उसका विकास करना। ये व्यक्ति और समाज दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, ऐसा प्लेटो का मानना है। व्यक्ति के व्यक्तिगत विकास से ही समाज का विकास होगा। ये सभी सिद्धांत व्यक्ति और समाज को आपस में जोड़ने वाले हैं। हम देखते हैं कि व्यक्तिगत स्तर पर जो न्याय है व्यक्ति की अपनी आत्मा में वृद्धि के शासन द्वारा समन्वय की स्थापना करता है। सामाजिक स्तर पर देखें तो यह व्यक्तियों द्वारा अपने अपने कार्य करते हुए दूसरों के कार्यों में बिना हस्तक्षेप किए सामाजिक एकता को बनाए रखने की बात भी करता है। इस तरह हम देखते हैं कि निश्चित रूप से जो प्लेटो का न्यायिक सिद्धांत है वो उसकी जो बुक है रिपब्लिक उसका आधार स्तंभ है, और प्लेटो की सारी तर्क श्रृंखला का उद्देश्य न्याय के इसी स्वरूप को उद्घाटित करने का रहा है। और रिपब्लिक में न्याय को सामाजिक जीवन का सच्चा सिद्धांत बताया गया है, इसलिए रिपब्लिक को न्याय से संबंधित ग्रंथ भी माना जाता है। ऐसा नहीं है कि प्लेटो के न्याय सिद्धांत की आलोचना नहीं की गई, कुछ आलोचकों के द्वारा इस न्याय सिद्धांत की आलोचनाएं भी की गई है। जैसे बार्कर कहता है कि प्लेटो का जो न्याय है वो वस्तुतः न्याय ही नहीं है, वह मनुष्यों को अपने कर्तव्यों तक सीमित करने वाली एक भावना मात्र है। ऐसा आलोचकों का मानना है कि उसने तो केवल अपने कर्तव्य बता दिए हैं कि कर्तव्य क्या है, कैसे करना है, कार्य को कैसे संपादित करना है, तो ये कहता है कि कोई न्याय नहीं है, ऐसा आलोचक मानते हैं। इसी तरह कुछ विचारक कहते हैं कि प्लेटो का न्याय निष्क्रिय है, यह व्यक्ति के संघर्ष नहीं है अपितु आत्मसंयमी और मर्यादित बनाता है, क्योंकि प्लेटो नैतिकता की बात करता ही है और वो एक नैतिक राज्य की स्थापना करना चाहता है। तो आलोचक ये कहते हैं कि इस तरह की जो बंधन है जो वो व्यक्ति के संघर्ष नहीं बल्कि उसको आत्मसंयमी और मर्यादित बनाए रखने के लिए, ताकि समाज में राज्य में मर्यादा बनी रहे। इसी तरह उसके द्वारा जो कार्य के विशेषीकरण का सिद्धांत दिया गया उसकी भी आलोचना की जाती है कि कार्यों के विशेषीकरण से व्यक्ति का सर्वांगीण विकास संभव नहीं है। 3 वर्ग की स्थापना और श्रम का विभाजन किया जाना संभव नहीं है। आलोचक ये मानते हैं कि कैसे पहचान की जाए कि व्यक्ति के अंदर कौन से गुण की प्रधानता है और समाज को 3 हिस्सों में बांट देना ये उचित नहीं लगता। इसी आधार पर वो प्लेटो की आलोचना करते हैं कि ऐसे अलग अलग हिस्सों में बांटना उचित नहीं है और ऐसा बांटना संभव भी नहीं है, ऐसा आलोचक मानते हैं। इसी तरह एक आलोचक हैं प्रोफेसर सेबाइन ने कहा कि प्लेटो की न्याय की कल्पना जड़ है, आत्मपरक है, निष्क्रिय है, अनैतिक है, अव्यवहारिक है और अविश्वसनीय है। वो मानते हैं कहीं भी ये आत्मपरक है, केवल उसके द्वारा विचार कर लिया गया है, ऐसा हो सकता है, ये हो सकता है, न्याय के ये 3 गुण है, न्याय की स्थापना करेंगे, दार्शनिक शासक है, वो कहता है उसने सोच लिया, ये आत्मपरक है। वो कहता है ये निष्क्रिय है, ये नैतिकता नहीं है बल्कि अनैतिक है कि इस तरह से विभाजन कर देना, ऐसा आलोचकों का मानना है। इसी तरह जो कार्य विशेषीकरण का सिद्धांत है उसकी भी आलोचना की जाती है कि कार्य विशेषीकरण और वर्ग विभाजन की न्यायिक स्थिति जाति और वर्ग व्यवस्था का रूप धारण कर लेगी। उनका मानना है कि शुरू में विशेषीकरण करेंगे, वर्गों का विभाजन करेगा, वो आगे जाकर के जाति और वर्ग की स्थापना कर देगी जो कि राज्य में एकता को खंडित कर देगी। प्लेटो तो कहता है कि एकता की स्थापना होगी, लेकिन आलोचक मानते हैं कि इससे एकता नहीं होगी बल्कि एकता का विभाजन हो जाएगा, एकता खंडित हो जाएगी। इसी तरह प्लेटो के अनुसार राज्य के शासक और सैनिक वर्ग के ऊपर जो बंधन लगाए हैं, पारिवारिक सुख और संपत्ति से उनको वंचित कर दिया गया है, इसकी भी आलोचकों ने आलोचना की है कि एक व्यक्ति को उसके परिवार से यदि दूर कर दिया जाए तो कहीं ना कहीं वो उससे प्रभावित होगा और उसके अंदर इस अपने कार्य के प्रति अनिच्छा पैदा होगी, क्योंकि व्यक्ति किसी न किसी हित के लिए, लाभ के लिए, प्रेम के लिए ही समाज में रहता है। वो एक सामाजिक और पारिवारिक प्राणी है। यदि वह इन चीज़ों से दूर होता है तो उसका राज्य में भी कार्य करने की उसकी कोई रुचि नहीं रहेगी। अब हम देखते हैं कि प्लेटो का जो न्याय सिद्धांत है उसमें उसने उस न्याय सिद्धांत को अनेक तर्कों के आधार पर, अनेक सिद्धांतों के आधार पर स्थापित किया है। आलोचकों ने उसकी काफ़ी आलोचनाएं भी की हैं, लेकिन अगर हम गौर से देखें तो निश्चित रूप से उस समय की परिस्थितियों को देखते हुए इस तरह के सिद्धांत का दिया जाना बड़ा ही न्यायसंगत और उचित प्रतीत होता है कि जब चारों तरफ एथेंस में जो परिस्थितियां थी वो अनुकूल नहीं थी, वहाँ पर अन्याय का शासन था और सुकरात को जो जहर दिया गया ऐसे विद्वान व्यक्ति को, तो उसका भी प्रभाव प्लेटो पर पड़ा था। तो जो स्थितियां थी उनको सुधारने का प्रयास कहीं ना कहीं प्लेटो कर रहा था। तो उसके मद्देनज़र हम देखें तो जो न्याय सिद्धांत है वो निश्चित रूप से संयम का, संतुलन का और कर्तव्य परायणता का सिद्धांत है, ऐसा हम कह सकते हैं। कुल मिलाकर यह एथेंस की तत्कालिक प्रमुख समस्याओं का उत्तर है। ये ऐसा नहीं कि न्याय सिद्धांत कोई
उसने अपने लिए बनाया हो, बल्कि कहीं ना कहीं उसने उस तत्कालिक जो बुराइयां थी उनको दूर करने का प्रयास किया है। इसलिए इसे केवल आलोचना की दृष्टि से देखना भी उचित नहीं है। उसके द्वारा न्याय सिद्धांत उस समय की बुराइयों को दूर करने के लिए, एक राज्य में नैतिकता को स्थापित करने के लिए उसका निर्माण किया गया। जैसा कि बार्कर ने लिखा है कि न्याय रिपब्लिक की आधारशिला है, यानी उसका जो ग्रंथ है उसका जो आधारशिला है वो न्याय है, मुख्य, उसी के चारों तरफ वो रचित है या लिखा गया है। और रिपब्लिक न्याय की मूल अवधारणा का संस्थागत स्वरूप है। तो ये जो बात है इस बात को प्रमाणित करती है कि प्लेटो ने न्याय की अवधारणा पहले विकसित की, और जब वह उसे संस्थागत रूप देने लगा तो वह रिपब्लिक बन गई। या यूँ कहें कि यदि न्याय विचार है तो रिपब्लिक उसका संस्थागत स्वरूप है। आलोचकों की आलोचना करने के बावजूद भी न्याय सिद्धांत को नकारा नहीं जा सकता। उस समय की तत्कालिक परिस्थितियों की यह एक प्रकार से औषधि कही जा सकती है, जिसके माध्यम से उसने उस समय के राज्य और समाज की बुराइयों का अंत करके एक आदर्श राज्य की स्थापना करने का प्रयास किया था। तो निसंदेह प्लेटो का न्याय सिद्धांत अपने आप में उस समय का एक नैतिक सिद्धांत भी है। धन्यवाद।